हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जिसमें मैथ, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग 40 प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस, लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप जो है यूट्यूब पर सर्च करिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ बीपीएससी टीचर, ठीक है, लैंग्वेज क्लासेस या दी कॉम्पिटिटिव लॉ बीपीएससी टीचर जो है, रीजनिंग क्लासेस, ठीक है, मैथ क्लासेस, साइंस क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। चारों वेदों में, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, ऋग्वेद। तो देखिए 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद। तो ऋग्वेद जो है भारत वेद का सबसे पुराना रूप है, जिसमें जो है पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ जो है 1800 से 1100 ईसा पूर्व है। और इसमें जो है 1028 वैदिक संस्कृति सूक्तों एवं कुल 10,600 जो है छंदों का संग्रह है, जिसे 10 पुस्तकों में जो है व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान खाली स्थान में किए गए हैं। तो तीसरा ऑप्शन, तीसरी अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं उनके क्षेत्रों की सूची है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के रूप है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के प्रावधान हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है। 42 का तीसरा ऑप्शन है, गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत, तीसरा ऑप्शन 42 का देखिए। तो 692 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले अरावली गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एवं हरियाणा राज्यों को कवर करते हैं। ठीक है, गुरु शिखर जो है ये 1722 मीटर ऊंचाई अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। ठीक, नेक्स्ट। तो अरावली पर्वत के उच्चतम बिंदु का नाम है गुरु शिखर। फिर 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 43 का फर्स्ट, सिद्धू और कान्हू। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में झारखंड राज्य में हुआ। सिद्धू कान्हू के अधीन संथाल अपने उत्पीड़कों के खिलाफ जो है उठ खड़े हुए एवं कंपनी के शासन के अंत की घोषणा की एवं 1854 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। संथालों को शांत करने के लिए जो है सरकार द्वारा संथाल परगना का एक अलग जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है कि मस्कोवाइट, पेगमाटाइट और बायोटाइट किसके अयस्क है। 44 का होगा तीसरा, अभ्रक। ठीक है, तो अभ्रक जो है अभ्रक हाइड्राइस पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट खनिजों का एक संग्रह है, मस्कोवाइट। उसके बाद है पेगमाटाइट, बायोटाइट जो है अभ्रक के अयस्क है। अभ्रक आग्नेय एवं क्रांतिक चट्टानों में सामान्यतः पाया जाता है। कभी कभी तलहटी चट्टान में छोटे गुच्छ के रूप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट कहता भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन, मैंग्रोव। ठीक है, तो मैंग्रोव। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, यह जंगल रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन व स्ट्रोअरीन मगरमच्छों का आवास है। 46 देखिए, तो मैंग्रोव हो जाएगा। 46 है विशेष पारिस्थितिकी में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया। 46 का फर्स्ट, अनुच्छेद 108।
तो संविधान का अनुच्छेद 108 जो है राष्ट्रपति की विधेयक पर विचार विमर्श और मतदान के उद्देश्यों से दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत उच्च सदन साधारण विधेयक निम्न सदन द्वारा पारित की अधिकतम 6 माह तक रोक सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 कहता नोट निर्गमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस प्रणाली को अपनाया है। 47 का तीसरा ऑप्शन न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है, न्यूनतम आरक्षित जो है प्रणाली वर्तमान में आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली मुद्रा जारी करने वाली प्रणाली है। इसे 1956 में अपनाया गया था। ठीक है, और इस प्रणाली के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक का प्रत्येक समय कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाए रखनी होती हैं, जिसमें विदेशी मुद्राएं, ठीक है, सोने का सिक्का एवं सोने का बुलियन, ठीक है, बुलियन सोने के रूप में न्यूनतम 115 करोड़ रुपए शामिल है। इसमें 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में होना चाहिए। 48 देखिए कहता है विश्व की सबसे बड़ी शैलभित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस जो है समुद्र में स्थित है। 48 का हो जाएगा 5। तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर तट पर कोमल सागर में स्थित है। यह विश्व का सबसे व्यापक प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है जो 2900 से अधिक व्यक्तिगत भित्तियों एवं 900 द्वीपों से बना है। इसमें 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है। 49 नंबर देखिए 49 है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था। तो देखिए सितंबर 1945 में ब्रिटेन में नई निर्वाचित लेबर सरकार ने भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने की अपनी मंशा व्यक्त की जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। ऐसा करने के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। 1946 कैबिनेट मिशन के सदस्य लॉर्ड पेंटिंग लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लेबर पार्टी। नेक्स्ट फिर है कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 7H2O को आमतौर पर खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। 50 का फर्स्ट श्वेत तुतिया। तो देखिए जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O को सफ़ेद विट्रियोल कहा जाता है। जब सफ़ेद विट्रियोल को जो है बेरियम सल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एक सफ़ेद वर्णक लिथोफोन जो है बनता है। यह आमतौर पर हेप्टाहाइड्रेट रूप में प्रयोग किया जाता है। यह स्वाभाविक रूप से खनिज गोसलाराइट के रूप में होता है। ठीक है, अब देखिए कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके तैयार किया जा सकता है। इसे सफ़ेद विट्रियोल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। 51 के तीसरा ऑप्शन एडविन लुटियंस। तो इंडिया गेट जो है ये अविभाजित भारतीय सेना के उन सैनिकों के सम्मान में समर्पित एक युद्ध स्मारक है जो 1914 से 1921 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो मारे गए थे। ठीक है, यह उस समय के एक प्रमुख युद्ध स्मारक डिजाइन सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट तो एडविन लुटियंस 52 है कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है। बर्ड फ्लू फर्स्ट तो देखिए बर्ड फ्लू H5N1 वायरस H5N1 जो है वन्य जल पक्षी में स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन यह आसानी से घरेलू मुर्गी में फैल सकता है। ठीक है, यह रोग जो है मनुष्यों में संक्रमित पक्षी के मल, नाक से स्राव या मुंह या आँखों से निकलने वाले स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। तो याद रखना है बर्ड फ्लू H5N1 वायरस। नेक्स्ट है कि बारडोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था को अगुवाई किस जो भारतीय राष्ट्रव्यापी नेता द्वारा की गई थी। तो इसका देखिए राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल। तो बारडोली सत्याग्रह 1928 लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का बिस्मार्क के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में बारडोली के किसानों के लिए जो
अन्यायपूर्ण करों के खिलाफ एक आंदोलन था। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन महिलाओं ने पटेल को सरदार उपनाम दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदा के रूप में नहीं किया जाता है? तो तीसरा ऑप्शन बोरोन। तो तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों को मंद करने हेतु मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मॉडरेटर ग्रेफाइट व भारी जल D2O हैं। परमाणु रिएक्टर में जल को मॉडरेटर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। परमाणु रिएक्टर में बोरोन का उपयोग मॉडरेटर के रूप में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो 55 का तीसरा ऑप्शन दादर और नागर हवेली। तारपा नृत्य दादर एवं नागर हवेली का एक अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। यह मुख्य रूप से आदिवासी नृत्य है। यह नृत्य प्रदर्शनी आमतौर पर चांदनी रातों में किया जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? 56 का 5। तो गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन प्रांतीय साम्राज्य था जो 4वीं शताब्दी के प्रारंभ से 6वीं शताब्दी के अंत तक अस्तित्व में था। इस काल को भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, उसके बाद है द्विधात्मकता, साहित्य, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म व दर्शन में व्यापक आविष्कारों एवं खोजों द्वारा चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट, खेरा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया है? तो 5 ऑप्शन। तो 1918 का खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरे जिले में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित सत्याग्रह आंदोलन था 1918 में। ठीक है, खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरा जिला में। फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। नेक्स्ट, 58 नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए नीति आयोग, तो तीसरा ऑप्शन इसकी स्थापना, तो देखिए 58 का जो होगा, सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक एक नई संस्था का गठन किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग के निर्माण में टीम इंडिया हब एवं नॉलेज एंड इनोवेशन हब नामक 2 केंद्र हैं। नेक्स्ट, देखिए 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 59 का होगा दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अंग्रेजों से देश की स्वतंत्रता पर एक योजना जारी की। यह योजना, जिसे माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है, को आज़ादी की अंतिम योजना के रूप में माना गया है। लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 में जून 1949 तक वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, फिर है कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड से एनोडाइज्ड कोटिंग बनाने हेतु सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला घोल है। ठीक है, सीलिंग से पहले सल्फ्यूरिक एसिड फिल्मों की छिद्रयुक्त प्रकृति का उपयोग एल्युमिनियम इसके मिश्र धातु पर रंगीन सतह पूरा करने के लिए किया जाता है। 61 शुद्ध कार्बन को खाली स्थान पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे होगा दूसरा ऑप्शन, कृत्रिम हीरा, अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान। तो कृत्रिम हीरा शुद्ध कार्बन को अत्यधिक जो है तापमान व दबाव के अंतर्गत बनाया जाता है। कृत्रिम रूप से तैयार किए गए हीरे को सिंथेटिक हीरा कहा जाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब व तापमान के अंतर्गत इन्हें संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट, फिर है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा, किसी राज्य द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा जो है धारण किया जाता है? तो 62 का देखिए फर्स्ट, 60 भारतीय
कंपनी अधिनियम 2013 की भाग 2 45 सरकारी कंपनी को परिभाषित करती हैं। इसके अंतर्गत वैसी कोई भी कंपनी जिसमें 51% से कम पूंजी की हिस्सेदारी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पास है, वह सरकारी कंपनी की पूंजी में नहीं आती हैं। ठीक, तो 50% या कम। ठीक, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो 63 का होगा तीसरा, बाजरा की खेती बड़े पैमाने पर अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है जो कम व अनिश्चित वर्षा एवं आवधिक सूखे की विशेषता है। वर्षा कम एवं लगातार होने के साथ किसान बाजरा व ज्वार सहित सूखा प्रतिरोधी फसलों को लगाने हेतु स्थानांतरित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 64 है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो देखिए दूसरा ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उनकी भूमिका को प्रतिस्थापित करता है। नेक्स्ट, फिर है कि कौन सा विलयन में विद्युत चालन नहीं होता? तो 65 का होगा तीसरा ऑप्शन, अल्कोहल और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज C6H12O6 एवं अल्कोहल आयनिक यौगिक नहीं है, लेकिन वे सहसंयोजक हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दो परमाणुओं के बीच स्थानांतरित करने के बजाय साझा किया जाता है। नेक्स्ट 66 देखिए, 66 है कि पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र की किस संगठन का अंग है? 66 का तीसरा ऑप्शन यानी यूनेस्को। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानिंग जो है 1963 में पेरिस फ्रांस में बनाई गई यूनेस्को की एक शाखा है। यह प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, नीति अनुसंधान व ज्ञान साझा करने के अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी शिक्षा प्रणालियों की योजना बनाने एवं प्रबंधन करने हेतु शिक्षा साझा की क्षमता विकसित करता है। ठीक है, तो यूनेस्को। नेक्स्ट, फिर है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो देखिए 67 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तथा वह सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा था। फिर उसने झेलम व चिनाब नदियों के बीच के राज्य के शासक राजा पोरस को चुनौती दी। सिकंदर एवं पोरस के मध्य झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पियस युद्ध हुआ, जिसमें पोरस सिकंदर से पराजित हुआ। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस लौटा दिया। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो तीसरा ऑप्शन, तो देखिए मनोरा किला तमिलनाडु के जो है पट्टुकोट्टाई में स्थित है। इस किले का निर्माण मराठा शासक शेर फौजी द्वितीय ने 1814 से 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट पर अंग्रेजों की सफल प्रगति की स्मृति में किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? तो 69 का 3 गंडक नहर। गंडक नहर भारत नेपाल के बीच एक संयुक्त सिंचाई एवं बिजली परियोजना है। ठीक है, अब देखिए गंडक प्रणाली में 3 प्रमुख परियोजनाएं शामिल है, जैसे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी गंडक नहर परियोजना। ठीक है, बिहार में है पूर्वी गंडक नहर परियोजना एवं त्रिवेणी बिहार में ढाका नहर परियोजना। नेक्स्ट, 70 है कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो 70 का दूसरा ऑप्शन, तो देखिए जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ये अंततः 206 हड्डियों को बनाने के लिए एक साथ बढ़ते हैं, वयस्कों के पास होती हैं। ठीक है, तो नवजात में 300 और वयस्क में 206। अब चलिए देखते हैं मैथ का क्वेश्चन जो छूटा हुआ है, मैथ रीजनिंग। तो यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इसको कहता है आपको सॉल्व करने के लिए 31 नंबर। तो 31 नंबर में यदि देखें तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपको
5 5 यहाँ पे 5 + 5 है, तो ये हो जाएगा 5 + 25 बटा में 25 बटा में हो जाएगा 20, यानी 25 पाँचों का 20 5 25। उसके बाद देखिए इंटू में जो है, इंटू में हो जाएगा आपको इंटू में 1/5 इंटू 1/25, नीचे में 1/25 इंटू 1 प्लस इन क्या है यहाँ पे भाग है 1/5 है, माइनस 24 बटा में क्या होगा 5 इंटू में क्या होगा 5, 2 पंचे 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30 बटा में 25, यहाँ पे 30, देखिए यहाँ पे जो है 5 × 25 है। ठीक है, तो 5 × 25 5 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा 30 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 × 25 और 5 30। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/5 इंटू 25/1, और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा 25 गुने 1/5, ये 5 × 25 कट जाएगा, ये 5 × 25 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है और माइनस, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस हो जाएगा 24 बटा 5 गुने 5। ठीक है, 24 बटा 5 गुने 5, तो ये 5 चला जाएगा, ये 5 जो है कट जाएगा। ठीक है, 24 बटा 5 गुने 5, तो ये 5 कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 24, यानी 25 माइनस 24 यानी 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा, फिर इसको जो है सॉल्व करना है, तो यहाँ पे परमेकरण करिएगा, तो 2 रूट प्लस 7 से, नीचे में भी 2 रूट प्लस √7 से करेंगे, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4√14। ठीक है, 4√14, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक, बराबर में हो जाएगा x + y √14। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है x ये निकल जाएगा, आपको ये निकल जाएगा कितना 8 + 7 और प्लस में 4√14। ठीक, 4√14 नीचे में हो जाएगा 1। ठीक है, नीचे में 1 और बराबर में x ये हो जाएगा, बराबर में ये x प्लस इतना, तो x का मान कितना निकल गया 15, 8 7 15, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 15। ठीक है, x का मान जो निकल जाएगा आपको 15, y का मान निकल जाएगा 4। ठीक, x का मान 15, y का मान 4, तो यहाँ पे देखिए x का मान 15, y का मान 4, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है y का मान, तो y का मान तो 4 था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 है कि a और b किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, b और c उसी कार्य को 27 दिन में, a b c एक साथ मिलकर, तो देखिए a और b करता है 18 दिन में, b और c करता है 27 दिन में, a b c करता है a b c करता है 12 दिन में, तो कहता है a और c कितने दिन में 12 दिन। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 108 होगा। ठीक, तो 18 छक्के 27 चौका और 12 नंबर। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से हमको a और c का निकालना है, a और c का, तो यहाँ पे हम a b का मान रखेंगे तो c का निकल जाएगा, तो c का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा 9, a b का एफिशिएंसी है 6, तो 9 - 6 यानी 3, तो c का निकल गया 3। ठीक, अब निकालना है आपको a का, तो a का यदि निकालिएगा तो इसमें रख दीजिए bc, तो a का मान निकल जाएगा, तो abc है, इसका एफिशिएंसी 9 है और bc का एफिशिएंसी 4 है, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 5, तो a का एफिशिएंसी आ जाएगा 5, c का 3, टोटल कितना हुआ 5 और 3 8, तो 108/8 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 108 बट्टा जो है 8 करिएगा तो ये आ जाएगा 27/2, यानी 13 सही 1/2। ठीक है, 13 सही 1/2, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 13 सही 1/2, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि 130 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र गणित,
एवं इतिहास को पसंद करते हैं, 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं, ठीक, और 30 छात्र केवल अंग्रेजी को पसंद करते हैं, 20 छात्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों पसंद करते हैं, ठीक है, 15 छात्र केवल इतिहास को पसंद करते हैं, 15 छात्र केवल गणित को पसंद करते हैं, कुछ छात्र सभी 4 विषयों को पसंद करते हैं, सभी 4 विषयों को। यदि अंग्रेजी पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 60 है, हिंदी पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 55 है, गणित एवं इतिहास पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 40 है, तो सभी 4 विषयों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है। तो 34 में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ये मैथ है और ये जो है ये हिस्ट्री है, ठीक है, मैथ हिस्ट्री। इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं हिंदी, ये हिंदी है, हिंदी, और इधर ले लेते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री HI, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है गणित कितना दोनों पसंद करता है 15, ठीक है। तो देखिए कहता है कि एक कक्षा में 15 छात्र गणित एवं इतिहास, तो 15 दोनों पसंद करता है, 25 जो है हिंदी, तो बचा कितना, 25 जो है हिंदी पसंद करता है। अच्छा 25 हिंदी पसंद करता है, तो 25 लिख लेते हैं, केवल हिंदी पसंद करता है। फिर 30 केवल अंग्रेजी, 30 केवल अंग्रेजी, 30 केवल अंग्रेजी, और 20 दोनों, तो 20 यहाँ पे रखते हैं, दोनों पसंद करता है, ठीक। यहाँ पे आ जाए ये कितना, ये हो जाएगा आपको 30 पसंद करता है मैथ, तो 15 बचेगा, और ये इतिहास जो है 30 है, तो केवल इतिहास 15 होगा, क्योंकि ये 15 15 30 हो जा रहा है। अब देखिए कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 130, कितना है 130। अब क्या करेंगे, सारे को जोड़िए, 15 15 15 15 तिया 45, इधर जोड़िए, तो 25 20, ये हो जाएगा 50 50 और 20 70 5 75, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 75, तो ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो छात्रों की संख्या सभी 4 विषयों में, तो ये हो जाएगा 5 5 10 7 4 11 1 12, 120 आ रहा है, ठीक। कितना आ रहा है 120, टोटल को जोड़ दिए 120 आया, लेकिन टोटल छात्र है कितना 130। अब क्या करेंगे, 130 में से 120 घटा लेंगे, तो बचेगा कितना 10। ये जो 10 बचा, ये छात्रों की संख्या जो सभी 4 विषय पसंद करते हैं, ठीक है। ये 10 छात्र हैं जो 4 विषय पसंद करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा इस रामायण का, ये C ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट देखिए कहता है एक डीलर को एक मेज को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। वह अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है, तो और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ हुआ न ही हानि हुआ, तो दूसरे मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, तो पहले मेज का जो क्रय मूल्य होगा ये 100 बटा में 125, ठीक। ये 400 इंटू, तो ये 25 125 पंचे 25 चौका 5 8 40 8 चौक 32 320, ठीक है। तो पहले मेज का क्रय मूल्य निकल गया 320, ठीक है। अब माना दूसरे मेज का क्रय मूल्य x है, ठीक है। दूसरे मेज का क्रय मूल्य मान लेते हैं x, ठीक है। तो दूसरे मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, दूसरे मैच का विक्रय मूल्य 10% की हानि होता है, तो x का 90%, यानी 9x बटा 10, 9x बटा में 10, 9x बटा में 10। अब देखिए अब कह रहा है कि कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न हानि होता है, ठीक। अब न तो लाभ होता है न हानि होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि न लाभ होता है न हानि होता है, ठीक है। तो उसे न तो लाभ न हानि होता है, तो दूसरे मैच का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इस तरह देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल क्रय मूल्य बराबर कुल विक्रय मूल्य, न तो लाभ न हानि होता है, तो दोनों बराबर होगा, यानी x प्लस कितना होगा 320 बराबर में x प्लस 320 बराबर में 400 प्लस 9x बटा में 10, ठीक। तो क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हमने मान लिया है कि दूसरे मेज का क्रय मूल्य यदि x है, तो ठीक है, दूसरे मेज का क्रय मूल्य यदि x है, तो ये हो जाएगा कुल क्रय मूल्य होगा x प्लस 320, ठीक। और कुल विक्रय मूल्य होगा 400 प्लस 9x बटा 10, 9x बटा 10, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, x का मान निकल जाएगा 800 रुपये, 800,
यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे जो है रीजनिंग है, 30 को लिखा गया 61, तो यहाँ पे 30 को 61 यानी 30 गुने 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे 61, ठीक। उसके बाद देखिए 61 को 120, तो 61 गुने 2 माइनस 2 करेंगे। फिर 120 को 243, 120 को लिखा गया 243, तो 120 गुने 2 और प्लस 3 करिएगा तो ये होगा 243, और 243 को जो है 2 से गुना करके -4 कम करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, -4 कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इसमें से 4 कम करेंगे 482 हो जाएगा, 482 सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% की छूट पर विक्रय मूल्य तथा 30% एवं 20% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य का अंतर इतना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 30 कहता कि अंकित मूल्य 45% की छूट पर विक्रय मूल्य तथा इतना एवं इतना की दो क्रमिक छूट, तो 30 + 20 माइनस 30 गुने 20 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, यहाँ होगा 50 - 6 यानी कितना होगा 44%। इन दोनों में अंतर है 1%, तो 1% किसके बराबर है, तो 1% यदि 84 के बराबर है तो कहता है अंकित मूल्य, तो 100% किसके बराबर होगा 8400 के, तो 100% किसके बराबर होगा 8400 के, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 8400। नेक्स्ट, फिर है कि 10,000 रुपये की एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए ली जाती है, 2 वर्ष पश्चात उसे कितना भुगतान की जाएगी। तो साधारण ब्याज, तो देखिए मूलधन है 10,000 और 2 वर्ष बाद का रहा है, तो 15 दूनी 30, 130% निकाल लीजिए क्योंकि मिश्रधन निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी ये निकल जाएगा 13,000, कितना 13,000 38 का ए ऑप्शन, 38 का जो है निकल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे 38 का जो निकल जाएगा ये 13,000 निकल जाएगा। नेक्स्ट, 39 है कि एक बैग में 3,000 रुपये है, उसमें 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट है। यदि 100 रुपये, 50 पैसे और इतना नोटों के अनुपात दे दिया गया है, नोटों के अनुपात 5 8 और 10 है, ठीक है। तो 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट की संख्या, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मूल्य वर्ग, यहाँ पे यदि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों की संख्या, तो 100 रुपया के 5 नोट यानी 500 रुपया, 50 रुपया के 8 नोट यानी 8 में 400 रुपया, ठीक, और 10 रुपया के 10 नोट यानी 100 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 5 और 9 9 1 10, यानी 1000 जो है 1000 जो है किसके बराबर है 3000 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 3 होगा, तो हमको निकालना है 50 पैसे, तो 50 पैसे का कितना है 50 पैसे का 8 नोट, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा 24 यदि होगा तो तीसरा ऑप्शन, तो 39 का तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर 40। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। यदि आप अन्य प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ, ठीक है, दी कॉम्पिटिटिव लॉ BPSC टीचर लैंग्वेज क्लासेस या फिर मैथ क्लासेस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।